नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। क्वाड समिट में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से करेंगे मुलाकात, भारतीय समुदाय से भी करेंगे संवाद। क्वाड की कैंसर मूनशॉट पहल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा, सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए भारत देगा $7.5 मिलियन। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन अर्थ वन हेल्थ है भारत का विजन। रेडियोथेरेपी उपचार और क्षमता निर्माण में भी सहयोग देगा भारत। क्वाड समूह के विल्मिंगटन घोषणा पत्र में नौवहन सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर। प्रधानमंत्री ने कहा किसी के खिलाफ नहीं है क्वाड, बल्कि सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकालने का पक्षधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के समकक्षों से की द्विपक्षीय वार्ता। जापानी पीएम फुमियो किशिदा का विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए जताया आभार। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीजे के साथ समसामयिक मुद्दों पर की चर्चा। जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर। भाजपा के लिए अमित शाह नौशेरा और जेपी नड्डा जम्मू में करेंगे जनसभा। हरियाणा के नरवाना में योगी आदित्यनाथ करेंगे चुनावी जनसभा। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव के आज आएंगे नतीजे। एनपीपी नेता अनुराग दिसानायके राष्ट्रपति बनने की दौड़ में सबसे आगे। राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे और मुख्य विपक्षी नेता साजिद प्रेमदासा रुझानों में पीछे। और चेस ओलंपियाड में भारत की दोनों टीमें स्वर्ण पदक जीतने के करीब। आज अंतिम दौर के मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम की स्लोवेनिया में होगी भिड़ंत। भारतीय महिला टीम कजाकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर है। और चेन्नई टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश के खिलाफ जीत पक्की करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। बांग्लादेश को जीत के लिए चाहिए 357 रन, जबकि भारत को जीत के लिए चाहिए सिर्फ 6 विकेट। और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के गृहनगर विल्मिंगटन में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका की शीर्ष टेक कंपनियों के जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $7.5 मिलियन की सहायता राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड जैसी महामारी के दौरान भी अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने रेडियो एक्टिव थेरेपी में भी सहयोग के लिए आश्वासन दिया है। यह अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए हमारे साझे दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। एक्सेलेंसी, भारत अपना एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज शेयर करने के लिए तैयार है। आज कैंसर केयर में काम करने वाले भारत के कई एक्सपर्ट्स इस इवेंट्स में हमारे साथ जुड़े हैं। भारत का विजन है वन अर्थ वन हेल्थ। इसी भावना से मैं क्वाड मूनशॉट इनिशिएटिव के तहत $7.5 मिलियन के सैपलिंग किट्स, डिटेक्शन किट्स और वैक्सीन का सहयोग देने की घोषणा करता हूं। प्रधानमंत्री ने इंडो पैसिफिक के लिए 40 मिलियन वैक्सीन का योगदान गावी और क्वाड की पहल के अंतर्गत भारत की तरफ से देने की भी बात कही है। मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी
और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी। As you can see, when the Quad acts, it is not just for nations, it is for the people. This is the true essence of our human-centric approach. धन्यवाद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सर्वाइकल कैंसर को रोकने, उसकी पहचान और इलाज के लिए $150 मिलियन फंड देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्वाड कैंसर मूनशॉट सदस्य देशों के अस्पताल, रिसर्च सेंटर और कैंसर संस्थानों के बीच बेहतर अब सहयोग स्थापित हो पाएगा। Moonshot means more collaboration between our hospitals, research centers, and cancer foundations. More investment in screenings, treatment, and research, and more exchanges between our countries to improve vaccination rates all across the region. Right now, only 1 in 10 women across the Indo-Pacific, which is the most populated part of the world, have received HPV vaccinations for cervical cancer. So I'm proud to announce that our 4 countries, the leaders behind me, and many organizations here today are committing over $150 million for HPV screening and therapeutics. And next year, doctors and nurses from the U.S. Navy will begin a program to train Indo-Pacific counterparts in conducting cervical cancer screening and vaccination so we can reach every woman in the region. वहीं जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने तकनीकी सहयोग देने की बात भी कही है। Regarding the measures against cervical cancers, we have supported the deployment of medical equipment and facilities, offered technical cooperation, or have contributed to international organizations including Gavi Vaccine Alliances, UNFPA, and IAPPF, among others, and such endeavors will continue going forward. We will cooperate with you closely in order to bring together the technologies and networks of the Quad to raise the effects of our measures against cancers even further. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े ने कहा कि HPV वैक्सीन का निर्माण कर ऑस्ट्रेलिया ने सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लड़ाई में बड़ी पहल की है। Australia is expanding our funding commitment. The expansion will use Australian cervical cancer expertise to help more partner governments get HPV vaccine programs up and running across the region. This will also increase screening and treatment and provide support for health workers. It will build on what we've learnt in the Western Highlands of Papua New Guinea and Vanuatu and make it available to Malaysia, Timor-Leste, the Solomons, Tuvalu, Fiji and Nauru as well. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेलावेयर विल्मिंगटन में हुई क्वाड की बैठक में कहा कि क्वाड किसी के भी खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा कि क्वाड मानवता के हित में है। सदस्य देशों ने अगले वर्ष भारत में होने वाली क्वाड बैठक को लेकर प्रधानमंत्री को अग्रिम शुभकामनाएं दी। वहीं सभी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की अगुवाई की सराहना की है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। दुनिया की तेजी से बदलती भू राजनीति में क्वाड एक ऐसा मंच है जो शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों को एक नई दिशा दे रहा है। वैश्विक और क्षेत्रीय तनावों और संघर्षों के बीच क्वाड के सदस्य देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच छठी बैठक विल्मिंगटन, डेलावेयर में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझा हितों की अहमियत को दोहराया। उन्होंने स्वास्थ्य, तकनीक और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर समावेशी और सकारात्मक पहल पर संतोष भी जताया। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूती देने के लिए मानवता के हित में है। हमारी बैठक ऐसे समय हो रही है जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है। ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्वाड की प्रगति पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्वाड की दिशा सही है। Today, we're announcing a series of initiatives to deliver real, positive impact for the Indo-Pacific that includes providing new maritime technologies to our regional partners so they know what's happening in their waters, launching cooperation between coast guards for the first time, and expanding the Quad Fellowship to include students from Southeast Asia. वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सुरक्षा और शांति को लेकर क्वाड की भूमिका पर जोर दिया। The security environment surrounding ourselves are becoming increasingly severe, and a free and open international order based on the rule of law is under threat. Under this backdrop, it is ever more important for us, the Quad, who share values such as freedom and democracy, to continue to demonstrate our firm commitment to our common vision of FOIP, the free and open Indo-Pacific, to the international community. In order to realize a FOIP, it is crucial to coordinate with the regional countries and to materialize our vision by concrete actions. Partnerships like the Quad are crucial, providing us with an avenue to discuss shared responsibilities and goals and strengthening the enduring relationships necessary for lasting stability, which is why we commit today to continue to work with our Indo-Pacific neighbours, our friends and our partners. Prime Minister Modi will be hosting us next year, and I look forward to that as well. वैश्विक स्थिरता और समृद्धि के साथ साथ क्वाड की प्रतिबद्धता इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्र, समावेशी और स्वतंत्र नौवहन को लेकर है। डेलावेयर से अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विल्मिंगटन में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में आखिर किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो ये संयुक्त वक्तव्य है, आखिर वो किन बातों पर केंद्रित रहा। दरअसल क्वाड समूह ने मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस किया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए मैत्री पहल को इस पे प्रतिबद्धता जताई है। वहीं IPMD और अन्य क्वाड पार्टनर्स की पहल की अगर बात की जाए तो उसके जरिए उपकरणों की वृद्धि पर भी सहमति बनी। जल की निगरानी और सुरक्षा बढ़ाने पर भी फोकस दिया गया इस घोषणा पत्र में। कानूनों को लागू करने और गैर कानूनी व्यवहार रोकने में सक्षम बनाने पर जोर दिया जाएगा। 2025 की अगर बात की जाए तो भारत मैत्री वर्कशॉप की मेजबानी भी करेगा। साथ ही समुद्री कानूनी वार्ता के शुभारंभ का स्वागत इस घोषणा पत्र में किया गया है। समुद्री व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए आने वाले समय में समुद्री वार्ता भी होगी और क्वाड साझेदार IPMDA में नई तकनीक और डेटा को शामिल करने के पक्ष में है। 2025 में पहला क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू करने की भी योजना है इस घोषणा पत्र में। और क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन में तट रक्षकों की भी बड़ी भूमिका होगी। इंटरऑपरेटिबिलिटी में सुधार और समुद्री सुरक्षा को आगे बढ़ाने पर फोकस इस घोषणा पत्र में साफ नजर आ रहा है। और वहीं क्वाड इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट की भी इसमें घोषणा की गई है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में अधिक तेजी और कुशलता लाने का समर्थन इस घोषणा पत्र में है। वहीं फ्यूचर पार्टनरशिप के क्वाड पोर्ट्स की भी घोषणा की गई है। साथ ही इंडो पैसिफिक में टिकाऊ और लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन इस पत्र में है। वहीं 2025 में मुंबई में भारत की ओर से क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और
परिवहन सम्मेलन का आयोजन होगा। 2200 से अधिक विशेषज्ञों के लिए क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर फेलोशिप के विस्तारीकरण को भी सराहा गया। वहीं विश्वसनीय प्रौद्योगिकी समाधान के लिए साझेदारी के महत्वाकांक्षी विस्तार की घोषणा पर गर्व भी जताया गया है। इंडो पैसिफिक के छात्रों को $5 लाख की 50 जो क्वाड स्कॉलरशिप हैं वो भी दी जाएंगी। तो लबोलबाब विल्मिंगटन के घोषणा पत्र में यही है कि समुद्री सुरक्षा पर प्रतिबद्धता के साथ जोर दिया गया है। वहीं क्वाड सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड शिखर सम्मेलन से इतर अगर हम बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की और पिछले वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच जो सामरिक और वैश्विक भागीदारी में प्रगति हुई है उसके लिए किशिदा को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और जापान की सामरिक और वैश्विक भागीदारी को 10 वर्ष से ज़्यादा हुए हैं और इसमें प्रगति संतोषजनक है। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, सुरक्षा, कारोबार, जनसंपर्क को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने फुमियो किशिदा को आगे जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। पिछले महीने फुमियो किशिदा ने पार्टी का पद छोड़ने और दोबारा चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। वहीं प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के साथ साथ एक बार फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत उपयोगी रही। और हमारे संवाददाता सीधे न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं निखिल सिंह। निखिल, एक भारत और अगर हम बात करें अमेरिका की, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र, अब जब हम इस 30 दिवसीय यात्रा का आंकलन और मंथन करते हैं तो कैसे कनेक्टिविटी और निवेश के लिहाज से आने वाले सालों में इस यात्रा को लोग ऐतिहासिक तौर पर याद रखेंगे? निखिल, निश्चित तौर पर यह यात्रा ऐतिहासिक तौर पर याद रखी जाएगी क्योंकि जो क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ है वो ऐतिहासिक रहा है। तमाम सारी जो विषय रहे हैं उनकी समीक्षा की गई है। किस तरह से अभी आपने पूरा डिटेल में जिस तरह से हमारे दर्शकों को बताया कि जो क्वाड का आउटकम डॉक्यूमेंट रहा है वो क्या कुछ कहता है और किस तरह से मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो रही है, समुद्री सुरक्षा की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से आगे बढ़े हैं चारों देशों के नेता, वो निश्चित तौर पर इन चीजों को एक पॉजिटिविटी से भर देता है जिस सकारात्मकता की बात आप कह रही थी आंचल। उसके बाद इन संबंधों को, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्वाड जो है अब धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, वयस्क होने की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में ये सिर्फ जिसको कहते हैं कि सिक्योरिटी ही इसका एक एजेंडा नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ डेवलपमेंटल, बहुत ही सब्सटैंशियल और डेवलपमेंटल एजेंडे के साथ में क्वाड आगे बढ़ा है। तभी ये कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने की बात करता है, तभी ये जो तमाम इंडो पैसिफिक देश हैं उनको साथ लेकर चलने की बात करता है। ये तभी ये कहता है कि हम स्वास्थ्य की भी बात करेंगे, सुरक्षा की भी बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की भी बात करेंगे। तो तमाम सारे वो मुद्दे जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वो सारे इस क्वाड के इस एम्बिट में आते हैं। तो इस बात को समझा जा सकता है कि जो संगठन दुनिया की 3/4 इलाके को या उस आबादी को प्रभावित करता हो और ऐसे में वो सिर्फ सिक्योरिटी की बात करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जब बात हो रही है तो वो निश्चित तौर पर एक व्यापक एक उसका जो फलक है वो विस्तृत हो जाता है और उसके साथ ही साथ उसमें विकास और जो दूसरे मुद्दे हैं वो जुड़ जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है और एक सकारात्मक शुरुआत हुई है। जो कहते हैं कि एक मीलों लंबा सफर जो है वो पहला स्टेप निकालने से होती है। तो 2004 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद 2017 में जब ये संगठन बन के मूर्त रूप लेकर के आया है, तब से ये कुलांचे भर रहा है और मीलों हम आए हैं, मीलों हमें जाना है। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। बिल्कुल, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और साथ ही जब हम बात करते हैं क्वाड की, क्योंकि इस पर जिक्र करना बेहद ज़रूरी है, मानवीय संवेदनाओं के साथ ही साथ जब हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन, सिक्योरिटी और समुद्री सुरक्षा पर तो जोर है ही, लेकिन एक जो संदेश प्रधानमंत्री ने इस क्वाड समिट के दौरान दिया वो ये था कि ये किसी के भी खिलाफ नहीं है। इस कथन को किसकी तरफ इशारा है और किस तरह से समझा जाए निखिल?
देखिए सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो ये बार बार कहा जा रहा था, ये जो ग्रुपिंग है वो दरअसल चीन के का जो रवैया रहा है उससे पार पाने के लिए एक मुक्त नौवहन, एक स्वतंत्र वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विशेष तौर पर चीन के दबदबे को कम करने के लिए जो उसकी कई बार इस तरह की कारगुजारियां रहती हैं जिससे दुनिया को अच्छा नहीं लगता, उन सारी विस्तारवादी नीतियों को का दमन करने के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन दरअसल बिल्कुल सच ऐसा नहीं है। इसका एक भाग ऐसा हो सकता है, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जब आप सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सभी छोटे मोटे जो भी देश हैं, छोटे बड़े जो भी देश हैं, आप उनके विकास की बात करते हैं और साथ ही साथ आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हेल्थ के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, नई तकनीक को लाने की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे किसी के खिलाफ हो सकता है? किसी का अगर मुस्तकबिल संवारने की बात हो रही हो, देशों का मुस्तकबिल संवारने की बात हो रही हो, युवाओं को किस तरह से उनको नई तकनीक से जोड़ा जाए, वो हमारा भविष्य है। अगर उनको बेहतर कल देने की कोशिश की जा रही है तो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता, और शायद यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहना चाहते हैं। बहुत ही अहम शब्दों में आपने ये समझाया, क्योंकि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है, हालांकि सैन्य संधि जरूर है तमाम देशों में। और एक सवाल ये भी आपसे निखिल जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से, चलिए निखिल आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क से हमारे पास लगातार विजुअल्स आ रहे हैं और ये विजुअल ट्रीट होते हैं जब प्रधानमंत्री कभी भी देशों की यात्रा करते हैं। तो ये न्यूयॉर्क पहुंचने की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री हैं, जो अब डेलावेयर के बाद न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। और आज भी व्यस्ततम कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, जहाँ टेक उद्योग से जुड़े हुए जो तमाम विशिष्ट गण हैं उनके साथ मुलाकात होनी है। तो आर्थिक समृद्धि के लिहाज से ये यात्रा कितनी अहम हो जाएगी, ये हम सभी अभी लगातार चर्चा करें, जिसका जिक्र निखिल भी कर रहे थे। क्वाड समिट के दौरान जिस तरह से साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी देशों को आगे आना है और ग्लोबल साउथ की अग्रणी आवाज़ बनकर प्रधानमंत्री जब न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, यहाँ पर भारतीय समुदाय को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। वो भी प्रधानमंत्री के लिए उत्साहित है कि क्या ऊर्जा का मंत्र प्रधानमंत्री यहाँ पर देते हैं। और अहम बात कि जब हम रणनीतिक, सामरिक और वैश्विक मंच पर इन रिश्तों को आगे ले जाने की बात करते हैं अमेरिका और भारत की, तो कैसे ये दोनों देश, ख़ास तौर पर जो तमाम मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, हम G20 की बात कर रहे हैं, हम आसियान की बात कर रहे हैं, हम क्वाड की बात करते हैं, तो एक दूसरे के साथ एकजुट होकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और इस यात्रा की अगर बात की जाए तो ख़ास तौर पर ये यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि बाइडेन जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, ये उनका अब आखिरी कार्यकाल है, और उस लिहाज से कितना अहम हो जाता है उन तमाम समझौतों के बारे में जो आगे आने वाले सालों में मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन माना जाता है अमेरिका को, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के रूप में भारत भी अब विन विन सिचुएशन के साथ खड़ा हुआ है। और अगर हम देखें तो कई ऐसे अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स हैं जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें, लॉजिस्टिक्स है, ग्रीन एनर्जी है, ब्लू इकोनॉमी का जब हम जिक्र करते हैं, उस लिहाज से ये यात्रा बेहद अहम। और निखिल लगातार हमारे साथ जुड़े। निखिल, अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे, तो आज का भी व्यस्ततम कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का, और ख़ास तौर पर जो टेक सीईओज़ हैं उनके साथ मुलाकात है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर तो बात होगी, लेकिन पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का इंतज़ार न्यूयॉर्क की जनता भी कर रही है कि क्या मंत्र देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की बात कही जाए, और खासतौर पर जब हम उनके विदेश दौरों को देखते हैं आंचल, तो ये ऐसा लगता है कि उनकी लोकप्रियता हर बार कुछ डिग्री ज्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पर जो अमेरिका में जो भारतीय हैं, निश्चित तौर पर बहुत उत्साहित हैं, बहुत एंथुजियास्टिक हैं, और अगर जिसको कहना चाहिए कि पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। मैं न्यू जर्सी से लेकर न्यूयॉर्क तक मैं बहुत सारे भारतीय समुदाय के लोगों से मिला, बहुत सारी फैमिली से मिला, और वो कहते हैं कि एक ऐसा नेता हमको मिला है जो हमारी बातों को सुनता है, जो हमारे बात को समझता है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं तो वो दिल से कहते हैं, और ऐसे में जो उनका कनेक्शन होता है, जो उसको कहते हैं कि दिल को छू लेने वाली बात, तो ऐसे में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए हजारों की भीड़ उस जो स्टेडियम की क्षमता है उससे कहीं ज्यादा कल इकट्ठा हो रही है। और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का मंत्रमुग्ध कर देने वाला भाषण होता है, उनकी जो वाक्पटुता है, जो भाषण कला है,
वो बेजोड़ है और निश्चित तौर पर जब वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तो उसके लिए वो सब तैयार हैं। बहुत जिसको कहना चाहिए कि आज ही और बल्कि पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पर 40 से ज्यादा राज्यों में 50 राज्य हैं जिनमें 40 से ज्यादा राज्यों से जो जानकारी हमको दी गई है कि वहां से इसके अमेरिका के कोने कोने से जो भारतीय बसे हुए हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए। मैं जब बहुत सारे लोगों से मिला तो उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर 6 महीने या कम से कम साल भर में तो एक बार अमेरिका आना ही चाहिए, सो दैट वो कम से कम रूबरू संवाद कर सके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सके और किस तरह से जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है वो प्रधानमंत्री जब नरेट करते हैं तो ये लगता है कि हमारे साथ कोई खड़ा है। और एक बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में है तो हमारे माँ बाप जो वहां हम जिनको छोड़ करके आए हैं तो ये लगता है कि वो सुरक्षित है और भारत का भविष्य भी सुरक्षित है। तो इस आशा और विश्वास के साथ जो इंडियन डायस्पोरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है। आंचल, बिल्कुल यही विश्वास है और इसी विश्वास को लेकर प्रधानमंत्री जब भी इस तरह के दौरों पर जाते हैं वो उनकी आंखों में भी झलकता है और जहां लोग हैं वो भी उत्साहित होकर उनके अभिनंदन के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल इन तमाम जानकारियों को हमसे बहुत अहम तौर पर साझा करने के लिए। और प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से जुड़ी तमाम लगातार अपडेट्स हम आपसे साझा करते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। Why go elsewhere when you can save up to ₹8,000 on your car insurance on Policy Bazaar? Can't believe it? You explain. जब पॉलिसी बाजार पर कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचत सकते हैं तो कहीं और क्यों जाना है? पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस खरीदो और 8,000 रुपए तक बचाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और अब खबरों में बात करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे नौशेरा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राज्य में आगामी 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस दौरान 26 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। आपको बताएं कि नौशेरा राजौरी विधानसभा क्षेत्र में आता है। राजौरी विधानसभा क्षेत्र में राजौरी और नौशेरा के साथ बुद्धल, थन्ना मंडी, कालाकोट, सुंदरबनी विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जम्मू के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा जम्मू में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा जम्मू उत्तर जिले के बरनई में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधन करने का कार्यक्रम है। बीजेपी अध्यक्ष दोपहर बाद एक रोड शो में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनाथ सिंह जम्मू में लगातार 4 रैलियां करेंगे। राजनाथ सिंह सुबह पुंछ के फवार चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री कोटरंका में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद रक्षा मंत्री राजौरी के सुंदरबनी में जनता को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही शाम को जम्मू के सैनिक कॉलोनी स्थित दशहरा मैदान में जनसभा का कार्यक्रम है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता रमा त्यागी। रमा, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो चुनावी
माहौल इस वक्त बहुत गर्म है और तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। बिल्कुल, तमाम पार्टियां जो हैं चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं और इसका एक अलग मतलब ये भी है जिस तरह से जो मतदाता हैं वो घर से बाहर निकल कर आए हैं। एक दशक के बाद जिस तरह से ये ऐतिहासिक चुनाव इन्हें कहा जा सकता है हो रहे हैं और उनमें मतदाताओं का उत्साह दिखाई दे रहा है और जो चुनावी लड़ाई है वो हर सीट पर त्रिकोणीय बहुकोणीय होती हुई दिखाई दे रही है। तो तमाम जो पार्टी हैं वो चाहती हैं कि जो मतदाता है उससे किस तरह का वादा किया जाए, उसमें किस तरह से विश्वास जगाया जाए। बीजेपी है जो 370 के बाद जिस तरह से यहाँ पर विकास हुआ है उसको मुद्दा बना रही है। कनेक्टिविटी, जम्मू कश्मीर के युवाओं की आकांक्षा, नए चेहरों को मौका, तमाम जो बातें हैं अगर बीजेपी के संकल्प पत्र में आप देखते हैं, तमाम सवाल भी आप देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू दोनों ही दौरे पर गए तो उन्होंने जिस तरह से बताया कि 370 से पहले यहाँ पर क्या स्थिति थी, 370 के बाद यहाँ पर किस तरह का बदलाव आया है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें तो वो इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके मैनिफेस्टो हैं उसमें कुछ अंतर नजर आ जाता है जब 370 की बात पर कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है। और जिस तरह से अभी फिलहाल पाकिस्तान से एक स्टेटमेंट आया और उसके बाद उमर अब्दुल्ला भी और कांग्रेस भी जिस तरह से बैकफुट पर आते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं इस चुनावी लड़ाई को बेहद महत्वपूर्ण बना रही हैं। और सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें मुद्दों की तो निर्दलीय जो है वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, 370 जरूर जो राजनीतिक दल है उनका मुद्दा है, लेकिन जो आम जन है उनके मन में जो मुद्दे हैं वो उनके जो दैनिक जरूरतें हैं, जो स्थानीय उनके मुद्दे हैं, जो उनके भविष्य की आकांक्षाएं हैं, वो तमाम मुद्दे हैं। किस तरह से विकास हो, किस तरह से जो काम यहाँ पर 70 सालों तक नहीं हुआ है वो काम अब आगे बढ़े, किस तरह से ज्यादा मौके मिले, ज्यादा प्लेटफॉर्म्स मिले। जो बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि जो दौर उन्होंने पहले देखा है आतंकवाद का, अलगाववाद का, उससे मुक्ति ये चुनाव हो रहे हैं, बड़ी खुशी उन्हें है। कल मेरी एक बुजुर्ग से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं 50 साल के बाद यहाँ पर पहली बार वोट डालूंगा। आप देखिए कि चुनाव यहाँ पर हुए हैं लेकिन लोग वोट ही नहीं डाल पाए। तो इस तरह का मौका मिल रहा है। तो तमाम राजनीतिक दल इसमें कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो वो मतदाताओं का विश्वास हासिल करें। लड़ाई जो है वो बहुत कड़ी है। पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में एक अंतर ये भी है कि पहले सिर्फ 2 या 3 पार्टियां हुआ करती थी और वही बारी बारी से उनका प्रभुत्व यहाँ पर रहा करता था। लेकिन अब जिस तरह से लोगों को विकल्प मिला है, क्योंकि बहुत सारे मतदाताओं का ये भी कहना है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। जब उनसे ये पूछा गया कि जब आपकी आकांक्षा पूरे नहीं होती थी और वोट जितना भी डाला लेकिन उन्हीं के फेवर में डाला, तो यही बात निकल कर आई कि एक तो वोट डलता बहुत कम था, दूसरा लोगों के पास विकल्प नहीं था। अब जिस तरह से बहुत सारी 24-25 जो है छोटे दल भी सामने आए हैं, निर्दलीय बड़ी संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं, एक आम परिवार के व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है, तो लोगों के पास विकल्प भी बहुत ज्यादा है। तो इसने इस लड़ाई को बहुत दिलचस्प बना दिया है। बिल्कुल, बहुत अहम आपने 2 पॉइंट्स कहे कि अब वोटिंग परसेंटेज इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि विकल्प ज़्यादा हैं और साथ ही साथ लोग भी बिना डर के अब अपने इस मत प्रक्रिया का इस्तेमाल, जो कि संवैधानिक अधिकार है उनका, वो करने के लिए आगे निकल रहे हैं। एक मैं बात आपसे ये भी जानना चाहूँगी रमा, क्योंकि हमने देखा कि परिवारवाद को लेकर भी कई टिप्पणियाँ की गई, खासतौर पर जो कई पार्टियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, PDP, और आगे भी उन्होंने अपने ही बच्चों को टिकट दिया है। आम जन का चुनाव लड़ना और परिवारवादी सोच के साथ इन पार्टियों का आगे आना, ये इस चुनाव को कितना अलग टर्न देने वाला है इस बार? देखिए, अलग टर्न तो ये है कि जो आम मतदाता है वो परिवारवाद की बात को समझ रहा है। लोग इस बात को कहते हैं, मतदाता भी कई बार सवाल उठाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हैं, आप देखिए अभी जो दूसरे चरण का चुनाव है इसमें वो गांदरबल की सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं और बड़गाम की सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले बारामूला उन्होंने MP का चुनाव वो लड़े थे लेकिन वो हार गए थे। तो इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि क्या केवल कुछ ही चेहरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास और क्यों अब तक नए लोगों को मौका नहीं दिया गया और अभी भी नहीं दिया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला तो ये भी कहते थे जब तक स्टेटहुड नहीं मिलेगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस बात को महबूबा मुफ्ती भी टारगेट कर रही हैं। लेकिन जब उनकी बात आती है तो आप ये देखिए कि ब्रिज बेहरा से फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ उसमें उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उनकी बेटी जो है आगे आई और तमाम जो सीट्स थी उन पर जो पहले से ही उनके विश्वास पात्र हैं, जो PDP के करीबी रहे हैं, उन्हीं को मौका मिला, नए चेहरों को मौका नहीं मिला। तो ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी ने जरूर नए चेहरों को मौका दिया है।
बिल्कुल, तो नए चेहरों को मौका दिया गया है और साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं और बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लोग इस बात को जो है कंसीडर कर रहे हैं, मतदाता भी इस बारे में बात कर रहे हैं और जो प्रत्याशी हैं वो तो बात कर ही रहे हैं, वो तो खुश हैं ही। तो ये जो तीन परिवारवाद की यहाँ पर बात है कि तीन परिवारों से ही लगातार यहाँ पर लोग आते रहे, उसका जो तोड़ है, उसकी जो रणनीति है इस चुनाव में बनती हुई जरूर चलिए रमा, आपसे आगे भी इस पूरी खबर पर अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम चुनावी अपडेट्स को हमसे साझा करने के लिए। तो यहाँ हमने बात की जम्मू कश्मीर की से जुड़ी हुई और उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक का है। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शिवबाही यहाँ के रगों में बहे, महाराष्ट्र टूरिज्म। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं हरियाणा में होने वाले एक चरण में विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनलॉद, बसपा, जेजेपी, आज़ाद समाज पार्टी चुनाव प्रचार में जुटी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ हरियाणा के नरवाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1:15 बजे राय विधानसभा क्षेत्र स्थित राधा कृष्ण मंदिर, जखौली और फिर दोपहर बाद 3 बजे असंध विधानसभा क्षेत्र स्थित न्यू अनाज मंडी के जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और करनाल से ही जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, जो एक ही चरण में हालांकि हरियाणा में चुनाव होने हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव और गठबंधन की राजनीति दशकों पुरानी है और ऐसा माना जा रहा है कि जो छोटे दल हैं वो किंग मेकर की भूमिका में इस बार उतर सकते हैं, अगर बात करें विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा की। तो देखिए बिल्कुल आंचल, और ये इसलिए भी है क्योंकि आप देखें कि जिस तरह का गठबंधन यहाँ पर हुआ है, आप देखें जेजेपी और जो आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है उनके साथ गठबंधन हुआ है। इसके अलावा आप मायावती की बीएसपी पार्टी की बात करें तो INLD के साथ उन्होंने जो गठबंधन है वो अपना किया है। बड़ी संख्या में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो अगर आप हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों को देखें, जिसमें ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो कड़ी टक्कर है वो दिखाई दे रही है, उस स्थिति में अगर 20-25 सीटें ये जो छोटे दल और निर्दलीय मिलकर अगर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर किंग मेकर की जो भूमिका है उसमें ये दल आ सकते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। जेजेपी पार्टी के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, क्योंकि कुछ सीटें कम रह गई थी, तब जेजेपी पार्टी ने उनको समर्थन दिया था। इस बार जेजेपी उनसे अलग चुनाव लड़ रही है और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के साथ मिली हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये चुनाव इसलिए भी आंचल रोचक हो जा रहा है। आप देखें कि कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरह की टिप्पणी हरियाणा के अंदर की गई थी, खासतौर से हुड्डा ग्रुप के द्वारा, उसकी जो कह सकते हैं कि आंच है वो अब काफ़ी तेज़ी से हरियाणा चुनावों को प्रभावित कर रही है। आज ही जो पंचकुला से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, उन्होंने ये जिक्र किया है, उन्होंने ये घोषणा भी करी है कि
कुमारी शैलजा भाभी मुख्यमंत्री हैं हरियाणा की, और इसके अलावा जिस तरीके से हुड्डा ग्रुप के द्वारा उनका अपमान किया गया है वो ठीक नहीं है, और ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हीं का ये कहना है। इसके साथ साथ ही अंबाला जो सिटी सीट से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और अंबाला कैंट से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो भी एक तरीके से कुमारी शैलजा के पक्ष में खड़े होते प्रतीत हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके की गुटबाजी निकल कर सामने आ रही है उससे कुमारी शैलजा ने अपने आप को चुनावों से दूर कर लिया है, और आने वाले समय में जब मतदान होगा और इसके बाद निर्णय आएगा तो ये देखना होगा कि किस तरह का जो असर है हरियाणा के चुनाव में कुमारी शैलजा का जो अपमान का मुद्दा है वो दिखाई देता है, और उसका कितना असर होता है। क्योंकि हरियाणा की आंचल अगर हम बात करें तो 20.5% के आसपास जो दलित मतदाता है, और करीब 21 विधानसभा सीटें हैं जहां पर सीधे सीधे जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो कुमारी शैलजा एक बड़ा इशू बनता जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर हैं, उन्होंने एक तरीके से न्योता दिया है। इसके अलावा बीएसपी के आप देखें कि आनंद, उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से कुमारी शैलजा को लेकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी में जब उनके एक बड़े चेहरा, दलित चेहरा और सांसद, 5 बार की सांसद, उनका अपमान किया जा रहा है तो दलित लोगों का इस पार्टी के अंदर किस तरह की स्थिति है वो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद है, उन्होंने भी बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी के ऊपर बोला है कि जिस तरीके से कुमारी शैलजा का अपमान किया है वो समूचे हरियाणा के दलित समाज का अपमान है, और दलित समाज जब वोट करने जाएगा तो इस बात को भी ध्यान में रखेगा। तो इस लिहाज से देखें तो राजनीति रोचक हो गई है। दूसरी आप देखें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बड़ा जो चेहरा है वो चुनाव प्रचार में आपको नहीं दिख रहा है। जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आप सोनिया गांधी की बात कर रहे हैं, आप प्रियंका गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, उनमें से कोई भी अभी तक हरियाणा के अंदर नहीं पहुंचा है। तो ये बता रहा है कि हरियाणा को लेकर कांग्रेस की जो खींचतान है वो ज्यादा हो गई है, और आलाकमान अब ये लगातार सोच रहा है मीटिंग करके कि इस खींचतान को किस तरीके से रोका जाए, और यही कारण है कि अभी तक कोई बड़ी सभा किसी भी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की हरियाणा के अंदर नहीं हुई है। बिल्कुल, आंतरिक कलह से हमेशा से कांग्रेस जूझती आई है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और कुमारी शैलजा का जो मुद्दा है, यानी कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्हें कौन सा मंच अब देगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं जब हम बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई वोटिंग के बाद अब वोटों की गिनती जारी है। मतगणना में अभी पोस्टल वोटों की गिनती चल रही है। ताज़ा जानकारी के अनुसार NPP नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने डाक मत पत्रों में अन्य उम्मीदवारों पर भारी बढ़त बना ली है। वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने 20 चुनावी जिलों में 50% से अधिक पोस्टल वोट हासिल किए। श्रीलंका के चुनाव अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में लगभग 75% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। कहा जा सकता है कि हिंसा के छिटपुट घटनाओं के बाद मतदान बहुत हद तक शांतिपूर्ण रहा। वहीं श्रीलंका के चुनाव आयोग ने कहा कि आज देर रात तक अंतिम नतीजे घोषित करने की कोशिश की जाएगी। इस बीच श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने दिसानायके को बधाई दी है। और कोलंबो से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अहमद मयून फारूकी। अहमद, अगर देखा जाए तो खास तौर पर डाक मत पत्रों की जो गिनती है उसमें साफ तौर पर अरुणा ने बढ़त बनाई हुई है, तो क्या हम मान सकते हैं कि पहली बार एक मार्क्सवादी नेता राष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर आसीन होगा कुछ ही पलों में जब ये गिनती पूरी हो जाएगी?
अंचल, आप सबको मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि अनुर कुमार दिसानायके जी वामपंथी नेता जरूर हैं और पोस्टल जो मत हैं उनकी गणना में वो आगे चल रहे थे और 50% से ज्यादा उन्होंने वोट हासिल कर लिए थे, जबकि उनके जो ऑपोजिट में जो खड़े हैं वो बाकी उम्मीदवारों के पास 25% वोट तक नहीं हासिल हो पाए। लेकिन ये कहने में बहुत ही ज्यादा हम जल्दबाजी कर देंगे ये बोलते हुए कि अगर वामपंथी नेता कल के दिन जाके शायद राष्ट्रपति बन जाए, क्योंकि अभी तक गणना अभी भी जारी है। अभी भी इतना समझ में आ रहा है कि करीब सारे जो चुनावी जिले हैं उनमें गणना चल रही है और अभी तक केवल 10% तक की ही गणना हुई है। अभी 90% की और जो बैलेट बॉक्सेस हैं वो खुलने बाकी हैं और शायद शाम तक ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। अभी तक जितना समझ में आ रहा है, जितना चुनाव आयोग ने बताया है, 47% के आसपास तक के वोट अनुर कुमार दिसानायके हासिल कर चुके हैं कुल मिला के और साजिद प्रेमदासा 25-26% तक चल रहे हैं। लेकिन ये नंबर अभी भी शुरुआती रुझानों के हिसाब से ही हैं। आगे चल के हमें पता चलेगा कि कितने नंबर तक आते हैं। मैं यहाँ पर यह भी मैं बता दूं, श्रीलंका में वरीयता मतदान होता है जहाँ पर एक मतदाता 3 चॉइसेस तक अपना दिखा सकता है अपने मत पर। अगर ऐसा होता है कि किसी भी उम्मीदवार को 50% नहीं आता, यानी अगर अनुर 50% से पीछे रह जाते हैं, तो दूसरे चरण की काउंटिंग दोबारा होगी। आज शाम में ही इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने कहा है कि आज शाम में ही अगर दूसरा चरण भी अगर होता है काउंटिंग का, तो वो कोशिश करेंगे आज ही उसको समाप्त करने की। अगर वैसा होता है तो दूसरे और तीसरे प्रेफरेंस के जो वोट हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा सबसे आगे कौन है। वैसे में अभी भी इतना समझ में आ रहा है कि साजिद प्रेमदासा काफी पीछे चल रहे हैं और देखना होगा कि बाकी जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो कितने आंकड़े तक वो सामने आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि अगर अनुरा की बात की जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बयानबाजी देने की वजह से एनपीपी में काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं वो, और उम्मीद है श्रीलंका की जो जनता है उसको एनपीपी पार्टी से बहुत सी। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल-M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। So Seguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारतीय वायुसेना और आमोन की रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच संयुक्त अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। ये संयुक्त अभ्यास ओमान के एयरफोर्स बेस मसीरा में 11 से शुरू हुआ था और इस संयुक्त अभ्यास में IAF के MiG-29 और जगुआर विमान और राफो के F-16 और हॉक विमानों ने भाग लिया। इस अभ्यास ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। असम में PM विश्वकर्मा योजना की वर्षगांठ मनाने के लिए गुवाहाटी के प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गुवाहाटी लोकसभा सांसद बिजुली कलिता मेधी और कौशल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। समारोह में कुल 23 प्रशिक्षित लाभार्थियों को PM विश्वकर्मा योजना का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। Also, we have trained around 40,000 Vishwakarmas. We are very happy that the government has
give them the opportunity to build up their life and to take this profession. Whatever they have took the training, they can take it as a profession, and they will get enough loan from the banks, and they can make proud, and they can also give employment to a lot of people. और अब बात जन सहभागिता की, जिससे सब कुछ संभव है और इसी की जीती जागती बानगी प्रस्तुत कर रहे हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले के देपुल ग्राम पंचायत के आम लोग। ये पहल है देपुल के सरपंच डॉक्टर प्रमोद गंगावणे की। शमशान भूमि के आसपास पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दृष्टि से उन्होंने आम लोगों से आग्रह किया। लोग साथ आए और शमशान भूमि के चारों ओर विभिन्न प्रकार के सैकड़ों पेड़ लगाकर प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब तैयार कर दी। पहले गंदगी और अतिक्रमण के लिए जानने वाला ये गांव अब एक सैकड़ों पेड़ों के जरिए ग्रामीणों को प्राकृतिक ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आमतौर पर शव यात्रा के अलावा शमशान में कोई नहीं जाता, पर इस धारणा को चुनौती देते हुए महाराष्ट्र के वाशिम जिले की देपुल ग्राम पंचायत ने एक खास कदम उठाया है। यहाँ शमशान भूमि के चारों ओर विभिन्न प्रकार के सैकड़ों पेड़ लगाकर एक प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब बनाने की पहल की गई है। कुछ समय पहले तक गंदगी और अतिक्रमण के लिए जाना जाने वाला ये गांव अब अपने सैकड़ों पेड़ों के जरिए ग्रामीणों को प्राकृतिक ऑक्सीजन मुहैया करा रहा है। आज आपके सम्मुख ये बात रखते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने एक नैसर्गिक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया है। ये सब गांव वालों की मेहनत और लगन से हुआ है। शमशान भूमि में महादेव का वास होता है। हमने शमशान भूमि में फलों और फूलों के पौधे लगाए हैं ताकि यहाँ हरियाली हो, ऑक्सीजन हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यहाँ गांव के लोगों को स्वच्छता, प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। गांव के सरपंच ने ग्रामीणों के सहयोग से शमशान भूमि के 6 एकड़ के क्षेत्र में 500 विविध प्रकार के पौधों का रोपण किया है। इस भूमि पर प्राकृतिक ऑक्सीजन के लिए हम सब ने प्रयास किए हैं। यहाँ पौधे लगाए हैं, बैठने की सीटें लगाई हैं। आप खुद देखिए ये जगह अब कितनी बेहतर हो रही है। हम सबको पर्यावरण के बारे में सजग होना चाहिए। यहाँ आम, चीकू, नारियल, जामुन, अमरूद, नाशपाती, कस्टर्ड, सेब, नींबू, तेजपत्ता, बेल, चमेली, कनेर, बरगद, अंजीर, अनार और बादाम के पेड़ लगाए गए हैं। प्रत्येक पेड़ की ऊंचाई 8 से 10 फीट तक होती है। पेड़ों के संरक्षण के लिए पानी के टैंक और तार की बाउंड्री जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। लोगों को बंजर भूमि पर बैठने से रोकने के लिए 20 नागरिकों ने सीमेंट बेंचेस का भी निर्माण किया है। सतत विकास के दृष्टिकोण और ग्रामीणों के प्रयास से तैयार ये प्राकृतिक ऑक्सीजन लैब एक उदाहरण है, जिससे देपुल के ग्रामीणों को शमशान में भी सुकून की अनुभूति होती है। महाराष्ट्र से रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरों का। चेस ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला टीमें ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के करीब पहुंच गई। भारत की पुरुष टीम आज 11वें और अंतिम दौर में स्लोवेनिया की टीम से भिड़ेगी। भारतीय पुरुष टीम 10 दौर के बाद 19 अंकों के साथ शीर्ष पर है। वहीं चीन की पुरुष टीम 17 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर। आज चीन की पुरुष टीम का मुकाबला अमेरिका से है। वहीं भारतीय महिला टीम 10 दौर के बाद कजाकिस्तान के साथ 17 अंकों में संयुक्त रूप से शीर्ष पर। आज के अंतिम दौर के मुकाबले में भारतीय महिला टीम का मुकाबला अजरबैजान से है और भारतीय टीम की नज़र स्वर्ण जीतने पर। अंतिम दौर के मुकाबले आज भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई खेल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में भारत ने अपना शिकंजा कस लिया। बांग्लादेश को आज चौथे दिन जीत के लिए 357 रन बनाने हैं। कल तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 158 रन बनाए। भारतीय टीम को जीत के लिए 6 विकेट चाहिए। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर उपलब्ध। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। डीडी न्यूज़, भरोसा सच का। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।